अगर हम इंडियन कल्चर में देखें, पिता का क्या काम है? हॉस्पिटल लेके जाना, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो करना, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि मदर की हर एक जो सिचुएशन है उसे कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की नीड है, क्योंकि ये जर्नी तो दोनों को साथ में ही लेकर चल रही है। अगर कोई भी फादर है, वो कोई भी व्यसन कर रहे हैं, इन सब की स्पर्म के ऊपर डेफिनेटली असर हो रही है, क्योंकि वो आज हम देख रहे हैं कि IVF, IUI बहुत ज़्यादा सब सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव नहीं हो रही। तो इसका रीज़न कई बार क्या होता है कि कई फादर बहुत डोमिनेटिंग होते हैं एज ए हस्बैंड। ये सब बातें भले हमें छोटी लगे, नॉर्मल लगे, बट जब बच्चा वो सुनता है, ये 9 मंथ वो टाइम है जहाँ पर आप अपने बच्चे के DNA को भी चेंज कर सकते हैं। कई जो मदर्स है उनको क्या होता है कि ओवर थिंकिंग की पैटर्न होती है, तो इसके चलते कई बार मेडिटेशन उनके लिए टफ हो जाता है। यहाँ पर भाविना एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, एक स्विच को ऑन करना है, और वो स्विच है स्वागत है आप सभी का PFC हिंदी पर। गर्भ संस्कार के बारे में हमने माँ के रोल में तो बहुत कुछ जाना, बट आज हम जानेंगे कि पिता का क्या रोल है गर्भ संस्कार में। तो जैसे कि आशा, हमने लास्ट टाइम हमारे लास्ट सेशन में बहुत बात की थी माँ के रोल के बारे में कि माँ को क्या क्या करना है। आज हम बात करते हैं कि पिता का क्या रोल है। ना सिर्फ पिता का रोल, बट आज हम इस एपिसोड में बहुत सारी और डीप बातें भी करने वाले हैं, जो प्रेगनेंसी को लेकर कई सारे मदर्स को, फादर्स को, फैमिलीज को कंफ्यूजन होते हैं। तो आज हम वो सारी बातें करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फादर्स रोल। पिता का जो रोल होता है वो जनरली हर एक समाज में अलग अलग मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है, बट मैक्सिमम अगर हम इंडियन कल्चर में देखें तो पिता का रोल जनरली नहीं के बराबर माना जाता है। कि पिता का क्या काम है? हॉस्पिटल लेके जाना, उनके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो करना, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। पिता का रोल इनफैक्ट प्री प्रेगनेंसी, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके पहले ही शुरू हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वो माँ के अंदर जब वो स्पर्म जाएगा तभी तो वो बच्चा आने वाला है। और ये भी लगता है कि पिता का रोल, जिसको हम ये सोच रहे हैं कि बहुत कम है, अगर हम उसे एक्चुअल समझे तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मदर की हर एक जो सिचुएशन है, अगर मैं बोलूँ इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, हर एक वे में उसे कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की नीड है, क्योंकि ये जर्नी तो दोनों को साथ में ही लेकर चल रही है। एंड यस भाविना, आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि प्री प्रेगनेंसी से तो वो स्पर्म की जो क्वालिटी है उसके ऊपर उस बच्चे का जेनेटिक जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। तो वो स्पर्म की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अब अगर कोई भी फादर है, वो कोई भी व्यसन कर रहे हैं, भले ही वो अल्कोहल हो, टोबैको हो, स्मोकिंग हो या जंक फूड हो, इन सब की स्पर्म के ऊपर डेफिनेटली असर हो रही है, क्योंकि वो हाफ स्पर्म जो है और हाफ ओवम, उनसे वो बच्चे का निर्माण हो रहा है। तो ये क्वालिटी भी तो बेस्ट होना ज़रूरी है। साथ साथ ही अगर कोई फादर स्ट्रेस में है, बहुत नेगेटिविटी में है, या तो लाइफ की काफ़ी सारी सिचुएशन के साथ वो जूझ रहे हैं, तो उसकी भी असर वो स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि वो एक सेल्युलर सिस्टम है जहाँ से उस बच्चे का जो निर्माण है, जो ट्रिलियन सेल का बच्चा है वो बनना है। तो इसके लिए फादर को पहले तो अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए, कि जैसे अगर वो स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहे हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन, आनापानासति ध्यान, और कुछ जो लाइफ लर्निंग बुक्स है वो ज़रूर से पढ़नी चाहिए। तभी तो जो वो लाइफ में एक फादर क्या करते हैं, जनरली वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपनी फैमिली को भी केयर करते हैं, तो वो उनका स्ट्रेस एक अलग होता है। बॉस को कैसे डील करे, एम्प्लॉयज़ को कैसे डील करे, बिजनेस में मनी को कैसे रोटेट करे, तो ये सब स्ट्रेस का भी उनकी लाइफ के ऊपर, उनके स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर बहुत ही डीपली इम्पैक्ट होता है। तो अगर एक फादर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाए, जैसे कि अगर व्यसन से फ्री हो जाए, साथ साथ
अपने फूड की हैबिट्स को थोड़ा बेहतर बनाए, योगा है, प्राणायाम है अपनी और आदतों मेडिटेशन, को। अपनी आदतों को बदले, लाइफस्टाइल को बदले, तो डेफिनेटली वो स्पर्म काउंट बेहतर ही होगा। और तो और जो ट्रॉमास फादर भी अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से लेके आए हैं, वो सब भी धीरे 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 करके वो हील होते जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है भाविना कि वो जो ट्रॉमास है वो जाने अनजाने वो स्पर्म की एक छोटी सी सेल्यूलर सिस्टम के जरिए उस बच्चे की पूरी लाइफ को बदल देते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि फादर की जो भी हैबिट्स है, फादर की जो भी बिलीफ्स है, वो सब कुछ धीरे धीरे इसी स्पर्म के जरिए बच्चे में भी जा ही रहा है। बच्चा भी वही लाइफस्टाइल कैरी कर रहा है कि जो उसके फादर ने जी है। और अगर हम देखें तो हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि जो फादर लाइफ जी रहा है, बच्चा भी वही लाइफ को कैरी कर रहा है, बट इसकी शुरुआत एक्चुअली यहीं से हो रही। तो अगर यहाँ चेंज आ गया तो पूरे डीएनए में और पूरे बच्चे की लाइफ में चेंज आ जाएगा। एंड कई बार हमने देखा है कि जैसे फादर है, उनका नेचर होता है कि ही कांट ट्रस्ट इजीली ऑन द पीपल, एनीवन, लोगों के आसानी से वो विश्वास नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि वो बच्चा भी सेम वैसे ही बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो जाने अनजाने उसके अंदर गया है। तो इन सब को हील करना ये सबसे पहली फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर प्रेगनेंसी। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो जनरली समाज में माना जाता है कि भाई वो तो स्त्रियों का काम है, पुरुष को तो क्या है, सिर्फ उनका ध्यान रख, मतलब ध्यान भी तो कहाँ बात करते हैं, बट पुरुष का काम क्या है, सिर्फ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। पर कहीं ना कहीं उस बच्चे के आने की खुशी के साथ साथ फादर भी वो स्ट्रेस में चले जाते हैं कि कैसे मैं इस बच्चों को बड़ा करूंगा, उसकी सिक्योरिटी कैसे देखूंगा, उसे कैसे अच्छी लाइफस्टाइल दूंगा। तो प्रेगनेंसी भले कंसीव एक मदर कर रही है, लेकिन फादर भी साथ में अपने माइंड में बहुत कुछ कंसीव कर रहे हैं जो कि उसे स्ट्रेस में ला रहा है। और ये जो एक टाइम है जहाँ पे दोनों मतलब फादर और मदर साथ में बैठ के थोड़ी बातें करेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, अपने अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, तो और इजी हो जाएगा, उन दोनों का बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। और जब उन दोनों का बॉन्डिंग बढ़ेगा, वो एक अच्छे पॉजिटिव वे में बात करेंगे, तो ये प्रेगनेंसी भी बहुत ही अच्छे से कंसीव होती है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि IVF, IUI बहुत ज़्यादा सब सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव नहीं हो रहे। तो इसका रीजन भी यही है कि दोनों स्ट्रेस में लेकिन बात नहीं कर रहे, अपने अंदर क्या चल रहा है वो शेयर नहीं कर रहे। तो बॉन्डिंग बढ़ाना भी बहुत ही जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, उसको ज़्यादा लव चाहिए, उसको ज़्यादा केयर चाहिए, क्योंकि वो एक और जीव को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। अगर हम साइंस के वे में देखें तो भी एक अकेला ब्रेन उसकी नीड कितनी है, और एक दूसरा अंदर एक छोटू सा ब्रेन है उसकी नीड भी तो है, उस हार्ट की भी तो लव की नीड है। तो ये सब वो डबल मांग रही है, मदर की नीड डबल है। बट यहाँ पर फादर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फादर शाम को घर जाते हैं तो वो अपनी वाइफ को सिर्फ एक बार पूछ ले कि ओके कैसा रहा तुम्हारा दिन, ओके व्हाट डिड यू फील, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट यू वांट। और एक 10 मिनट अगर मदर के साथ बैठते हैं तो वो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है। क्योंकि क्या होता है कि उस समय फीमेल को सम्मान देना, फीमेल को प्यार देना, उसको नरिश करना, उसको समझना, क्योंकि फीमेल के अंदर भी बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो फीमेल बहुत कुछ शेयर करना चाहती है, बट शी इज नॉट एबल टू शेयर विद द हस्बैंड, बिकॉज हस्बैंड के कुछ अपने अलग क्राइटेरिया है, उनकी बिलीफ सिस्टम कुछ अलग है। तो फीमेल इसी चक्कर में क्या होता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती, और वो जो एक सप्रेस इमोशन है वो बच्चे का नेचर बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कई फादर बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं एज ए हस्बैंड, बट वो जो उनका नेचर है जो स्ट्रिक्ट रहना या डोमिनेशन, वो जाने अनजाने उनको पता नहीं है कि वो बच्चे के ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर डोमिनेटिंग फादर है तो मदर फियर में जाएगी, बच्चे के अंदर डेफिनेटली वो
फादर अपने के आप। साइड से फियर आएगा कि मुझे मेरे पिता को सब शेयर नहीं करना है, क्योंकि एज अ मदर वो खुद शेयर नहीं कर रही है, तो बच्चा तो वही ले रहा है कि ओके फादर के सामने मुझे खुल के बात नहीं करनी है। और हम देखते भी है कि एंड बच्चा इनफैक्ट भाविना ये सिर्फ फादर के साथ नहीं होता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी वहां पर डेवलप हो गई ना, बच्चे का एक इमोशन जो डेवलप होना था वो न्यूरॉन्स में ही वो आ गया है, तो बच्चा बहुत सारे लोगों से डरेगा। और वो हर चीज में डरेगा, कुछ करने से भी डरेगा, चाहे वो नए लोगों से बात करने में डरेगा। तो हमें लगता है कि ये बच्चे का नेचर बन गया है कि वो डरा हुआ ही है, बट ये नेचर डेवलप यहाँ से हुआ है। तो मदर के इमोशंस को सेटल करना वो रोल भी फादर का ही है कि चलो आगे जो भी हुआ, बट अब एक नई शुरुआत हो रही है, तो दोनों साथ में बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, दोनों अपने बच्चे के लिए एक अच्छे वे में बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ही भाविना इंट्रोड्यूस होता है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद में भी तो फादर का रोल है। हाँ, गर्भ संवाद में भी फादर का रोल है कि जैसे फादर और मदर दोनों साथ में थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट साथ में बैठ के बच्चे के साथ बातें करें कि तुम हमारी लाइफ में कितने जरूरी हो, तुम्हारे आने से हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, हमारी लाइफ में कैसे खुशियां आ रही है, हम कितने टाइम से तुम्हारी वेट कर रहे हैं। ये सब बातें भले हमें छोटी लगे, नॉर्मल लगे, बट जब बच्चा वो सुनता है, क्योंकि बच्चा तो पहले से ही कनेक्टेड है, वो अपने फादर की आवाज भी पहचानता है, और बार बार जब उसे लगता है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ, तो उसे इस जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही खुशी है। तो जो प्रेगनेंसी में ट्रॉमा आते हैं या तो प्रेगनेंसी में जो दिक्कतें आती है, वो सब दिक्कतें धीरे धीरे कम हो जाती है। एंड एक्चुअली भाविना, इफ यू रिमेम्बर, हमारे एक मदर है डॉक्टर निराली, उन्होंने शेयर किया था कि जैसे उनके जो हस्बैंड है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वूम पर हाथ रख करके अपनी बच्ची से बात करते रहते थे। जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो बोल रहे थे बाय आई एम गोइंग, और घर आ रहे थे तो बोल रहे थे कि हाय मैं आ गया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे बात करने के लिए, आई वॉज वेटिंग एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू होल द डे। तो जब वो बात करते थे, फिर जन्म के बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो बच्ची का जन्म हुआ, फिर उनका जो पूरा प्रोसेस था कि क्लीन करना, फिर मदर को देना, उसके बाद जैसे ही डॉक्टर निराली के हस्बैंड ने बोला श्री, तो तुरंत ही उस बच्ची ने रिएक्ट किया था। तो जितना इम्पोर्टेंट मदर का वॉइस है उतना ही इम्पोर्टेंट फादर का भी वॉइस है, क्योंकि बॉन्डिंग बच्चे के साथ जनरली हम देखते हैं कि बच्चे का और फादर का बॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं होता है, सिर्फ डिमांड के वे में ही होता है, नीड के वे में ही होता है, और हमेशा ही वो मदर को बीच में रखते हैं कि मम्मा मुझे ये चाहिए, आप पापा को बोलना। तो वो जो है ना बीच वाला, वो क्लियर होता जाता है। और ये भी कि गर्भ संवाद में जब फादर बात करते हैं तो बच्चा वो समझता है कि मेरे फादर से मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, मेरे फादर भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग आती है। एंड साथ में ही कि जब गर्भ संवाद करते हैं तो मदर भी खुश है कि यस मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे से इतने प्यार से बात कर रहे हैं। वो भी धीरे धीरे अपने ट्रॉमास तो रिलीज करेंगी, बट साथ में उसके जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जिससे उसके मूड स्विंग हो रहे हैं, उसमें भी उसे राहत मिलती है, स्टेबिलिटी आ जाती है एक तरीके से, क्योंकि वो खुश है। तो वो लव हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में जो दिक्कतें आती है ना, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और हमने देखा भी है कि बहुत सारे मदर्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुश है, वो हैप्पी है, उसके रिलेशंस अच्छे हैं, वो मदर को ट्रॉमा भी कम है, उसकी प्रेगनेंसी भी बहुत हैप्पीली, एंड आफ्टर डिलीवरी वो बच्चे भी बहुत ही शांत एंड बहुत ही हैप्पी, एक जॉयफुल नेचर में है, वो हमेशा ही स्माइलिंग रहते हैं, एक बोलते हैं ना अट्रैक्टिव होते हैं वो बच्चे। हाँ, उसमें डिजीज भी कम आते हैं, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसका मेंटल पावर अच्छा होता है, और वो जल्दी चलना सीखते हैं क्योंकि वो स्टैंडिंग, उसका बैलेंस अच्छा है, मेंटल बैलेंस अच्छा, तो बॉडी का बैलेंस अपने आप अच्छा होता है। तो मेंटली जो बच्चे स्ट्रांग होते हैं ना, वो फिजिकली अपने आप ही स्ट्रांग होते हैं। तो फादर का रोल अगर हम बोले तो साइंस से इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड मदर के लिए भी हर एक वे में बहुत ही सपोर्टिव एंड स्ट्रांग रोल है। यस, एंड मोस्ट वी कैन से कि बच्चे और माँ की लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण रोल। यस, जैसे भाविना तुमने बताया अभी कि डिजीज, फियर, वो सब बच्चे में कैसे आ रहा है, यहाँ पर हमें एपिजेनेटिक्स को भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जेनेटिक के बारे में तो बहुत जानते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया आपको शुगर है, अच्छा आपके फादर को भी था ना प्रेशर, आपके फादर को इसलिए आपको आ गया, बट कि एपिजेनेटिक्स यानी क्या, कि एक जो जीन वो बच्चा जो वुम्ब से लेके तो आया है,
अपने जेनेटिक पेरेंट्स से, बट वो एक्टिव कौन से होंगे और कैसे एक्टिव होंगे ना, वो कंप्लीटली उस बच्चे के मेंटल और इमोशनल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मदर एंड फादर के अपने खुद के ट्रॉमास इतने सारे हैं, तो ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो, वो सब यही फीलिंग में थे, तो क्या होगा, बच्चे के जीन्स का तो वैसे भी मतलब हम कहें तो खराब हो ही गए हैं, वो सारे फियर्स, वो सारे ट्रॉमास लेकर वो आ गए हैं। पर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मदर ने अपने आप पर काम किया है, तो उसकी इम्पैक्ट बहुत ही कम आती है, क्योंकि हर एक डिजीज, हर एक थॉट, हर एक बिलीफ सिस्टम, उन सब की शुरुआत होती है उस सिंगल जीन से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंट आउट हमने डाली है उस प्रिंट आउट को चेंज भी कर सकते हैं। ये 9 मंथ वो टाइम है जहाँ पर भले आप में से जो भी आ गया, लेकिन आपके पास ये 9 मंथ वो समय है कि जहाँ पे आप अपने बच्चे के डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो आप अपने बच्चे में ला सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपके बच्चे को बना सकते हैं। तो ये इतना इम्पैक्ट करता है कि ये 9 मंथ जहाँ पे हम सिर्फ खाने पे, बॉडी पे या तो एंजॉय करने में गुजारते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अगर काम कर ले अपने आप पे, तो अपने बच्चे पे हम बहुत कुछ काम कर लेते हैं, उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। राइट? यस, ऐसे हमने बहुत सारे केस स्टडीज भी देखे हैं भाविना, कि जैसे कुछ मदर को, फादर को कुछ डिजीज था एंड फर्स्ट चाइल्ड एबनॉर्मल था, तो सेकंड चाइल्ड में भी वो आने की संभावना उतनी ही रहती है। पर उस समय क्या होता है, अगर एक माँ अपने ऊपर काम करती है, वो एक नेगेटिविटी से, फियर से, स्ट्रेस से निकलकर पॉजिटिविटी में आती है ना, तो बच्चे का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इवन रिसेंटली एक सीए मदर थे, उनका केस हमारे पास आया था कि उनको 15 डेज में रिजल्ट कैसे मिला। जब 15 डेज पहले रिपोर्ट आए तो उनको क्या पता चला कि उनकी बेबी में एबनॉर्मल होने के परसेंटेज जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है। बट फिर वो जैसे ही डर गई, उनका रोना शुरू हो गया, तो क्या हो गया, उन्होंने उस जीन को और बढ़ावा दिया। फिर जब बात हुई, देन वी टोल्ड हर कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे अफर्मेशन बोलने हैं, तुम्हें मेडिटेशन करना है, तुम्हें मैक्सिमम समय अपने आप को हैप्पी और पॉजिटिव रखने में स्पेंड करना है। तो आफ्टर 15 डेज जब वो रिपोर्ट आए, तो उसमें देखा गया कि वो नॉर्मल से भी डाउन परसेंटेज आ गए। तो अगर 15 डेज के अंदर एक मदर विग्रेसली अपने ऊपर काम करती है, तो वो उस जीन की प्रक्रिया को भी बदल रही है। जीन तो डल गए हैं, बट उसका जो प्रोसेसिंग का मेथड है ना, वो बदल जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे भी इजी वे में समझ सकते हैं कि मैंने बहुत सारे सीड्स डाले हैं अपने बच्चे में, लेकिन उसमें से कौन सा सीड्स ग्रो होगा वो पूरी तरह से मेरे ऊपर है। अगर मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, मेरे थॉट्स पे काम करती हूँ, मेरे माइंडसेट पे काम करती हूँ, मेरे जो भी डर है, मुझे पता है कि ये मेरे डर है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में वो ना आए, तो मैं अपने डर को थोड़ा जीत लूँ, मेडिटेशन करूँ, अच्छी एक्टिविटीज करूँ, तो धीरे धीरे वो अपने आप डाउन होते जाएंगे और जो अच्छे वाले वो ग्रो होते जाएंगे। डर की बात भी नहीं है यहाँ पर, डर के साथ साथ आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो पैटर्न्स है कि हर बात पर नेगेटिव सोचना, हर बात के पे रिएक्शन देना, रिएक्शन की जगह पर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, हर बात पर अपने आप को जज करना, लोगों को जज करना, डर के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है। आपका एंग्जाइटी कितना है, ये सब भी बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करता है। मेरे इमोशंस पर भी मुझे काम करना है कि मुझे लगता है कि ये मेरे नेगेटिव इमोशंस है जो मैं मेरे बच्चे में नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मुझे ना ही अपनी नेगेटिविटी पे फोकस करना है, बट मैं उसको कैसे पॉजिटिव बना दूँ, उस पे काम करना है। और इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज भी हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि मेडिटेशन। क्योंकि अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ या आप करते हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को शांत कर दोगे और आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी, अवेयरनेस आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं गुस्सा कर रही हूँ, ये गुस्सा मुझे ट्रांसफर नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे शांत रहना सीखना है। और इसके लिए बहुत सारे जो मंत्रास है वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कई जो मदर्स हैं उनको क्या होता है कि बचपन से लेकर एक थॉट्स की ओवर थिंकिंग की पैटर्न होती है, तो इसके चलते कई बार मेडिटेशन उनके लिए टफ हो जाता है। तो दे कैन सपोर्ट ऑफ मंत्रा, जैसे गायत्री मंत्रा है, कोई ओम चैंटिंग है, ओम चैंटिंग को सुने भी या बोले भी एक राइट ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ, तो डेफिनेटली उनको धीरे 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 वो अंदर पीसफुलनेस आती ही जाएगी।
और जैसे आपने बताया कि गायत्री मंत्र आशा, तो गायत्री मंत्र के साथ साथ अगर ओम चैंटिंग भी हम करते हैं तो हम जैसे करते हैं ना कि कंटिन्यू कुछ सुन रहे हैं, वैसे ही अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू कोई भी श्लोक या तो चैंटिंग करती है तो उससे क्या होता है कि हमारे सातों चक्रा, रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक सातों चक्र एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और उससे मदर के हैप्पी हार्मोन्स तो रिलीज होते ही है लेकिन वो अंदर से भी शांत होती है और मदर शांत यानी कि बच्चा भी शांत, मदर हैप्पी बच्चा हैप्पी। तो हम इसको भी अपनी एक्टिविटी में ले सकते हैं। साथ में ब्रीदिंग पैटर्न्स भी आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है, तो वो लेकर के बैठ जाए आंखें बंद करके एक कंफर्टेबल पोस्चर में, और जैसे एक ब्रीदिंग के साथ ओम का चैंटिंग अंदर चलेगा, फिर जब वो ब्रेथ आउट होता है तब वो फील करेंगे कि जैसे बॉडी में एक रिलैक्सेशन फील हो रहा है। तो सुनने के साथ साथ अगर वो अंदर ही और इवन वर्ड से भी ओम का चैंटिंग करते हैं तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। क्यों? क्योंकि जिनको भी ओवर थिंकिंग की जो एक चैलेंज है, उनके साथ क्या होता है कि उनका ब्रेन कंटिन्यूअसली चलता रहता है और हार्ट भी, साथ में हार्ट भी। तो क्या होता है कि ये दोनों के कारण हमारा जो बॉडी है वो हमेशा ही एक स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है। पर जब मदर ओम चैंटिंग को एक ब्रीदिंग पैटर्न के साथ बोलती है तो मन शांत होता है, थॉट्स थोड़ी देर के लिए दूसरी एक्टिविटी में बिजी हो गए। तो एक तो पहले तो भाविना ओम अपने आप में ही सृष्टि का सर्जन है, तो वो ओम की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ेगी तो मन शांत होगा, हार्ट की जो बीट्स है वो स्लो डाउन होगी, तो उससे जो पॉजिटिव हार्मोन्स है, डोपामाइन है, ये सारे जो हार्मोन्स है वो बॉडी में सिक्रीज होंगे। तो मदर अपने आप एक शांति वाले जोन में चली जाएगी। उसका एंगर, मदर की एंशियसनेस, उसकी जो स्ट्रेस वाली जो आदतें थी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। बट ये सब होगा कब? जब कंसिस्टेंसी यानी कि डेली मदर वो ये पूरी प्रैक्टिस करेगी तब। तो इसका मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मुझे कभी अपने बच्चे को लेकर डर लग रहा है, तो आपको क्या करना है, एक स्विच को ऑन करना है और वो स्विच है मंत्र जाप या तो ओम चैंटिंग या तो मस्त सिर्फ इस साउंड के साथ आप मेडिटेशन में बैठ जाए। सिर्फ 10 मिनट्स आपने स्विच ऑन की और इमीडिएट आपका बॉडी रिलैक्स, आपका माइंड रिलैक्स एंड आपका हार्ट रिलैक्स। Right? उसके बाद मदर पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे जागने के बाद पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं शांत हूँ, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज का दिन मेरा ही है एंड आज मैं बहुत क्रिएटिविटी शांत होकर करने वाली हूँ। या तो ये भी बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे के साथ हर दिन मेरा बॉन्डिंग और भी गहरा हो रहा है, जो भी मेरे बच्चे को ज़रूरत है ग्रो होने के लिए वो बहुत अच्छे से मेरे थ्रू पहुँच रहा है। यस। एंड अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकती है। जैसे अगर किसी मदर को अपने बच्चे के लॉजिकल ब्रेन को डेवलप करना है या उसकी जो शार्पनेस है माइंड की वो बढ़ानी है तो मदर मैथ्स कर सकती है, अलोहा, अबेकस, ये सारी अगर टेक्निक्स मदर सीखती है ना तो वुम्ब में जो बच्चा है ना उसका माइंड अपने आप वो शार्प होता जाता है। इन सब के पीछे बहुत ही डीप साइंस है, बट आज हम थोड़ी बातें करते हैं। फिर आर्ट, हाँ, साथ में कलर्स के साथ, क्योंकि कलर्स हमेशा ही हमें देखते ही शांत कर देते हैं। अगर एक प्लेन वॉल है और एक कलरफुल वॉल है तो देखते ही हमें वो अट्रैक्ट करता है। तो आप कलर्स के साथ हैप्पी जोन में लेके हाँ, आते हैं। तो आप कलर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना आप अपने हाथों के साथ आर्ट से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो मड आर्ट हो चाहे वो कलर्स के आर्ट हो, तो आपका ये पंच तत्व के साथ एक कनेक्शन भी बनाता है। आपका तो हीलिंग होगा ही, बट साथ में ही आपके सोल का भी एक हीलिंग होता है। और हम अभी देखते हैं कि बहुत सारी थेरापी में हाथों से काम करवाते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारा एक रिलीजिंग होता है। यस। एंड भाविना, जो अगर हम बात करें तो मड एंड कलर्स, साथ में मंडला आर्ट, मंडला आर्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजिंग थेरेपी, आर्ट थेरेपी। कई अभी आजकल कई सारे ऐसे सेंटर्स भी है जहाँ पर इसको एक थेरेपी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि मदर जब मंडला आर्ट करती है तब उसका पूरा कंसंट्रेशन, एक तो कलर्स भी है प्लस वहाँ पर कंसंट्रेशन भी जा रहा है, तो मदर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है। और प्रेजेंट मोमेंट में बच्चे का जो विकास है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या
भौतिक यानी कि फिजिकल बॉडी का, ये सारे जो ग्रोथ है ना वो बेस्ट लेवल पे होते हैं। तो इवन मंडला आर्ट इज अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी। यस आशा, एक्चुअली हम गर्भ संस्कार के बारे में बात करें ना, तो चाहे वो फादर का रोल हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो गर्भ संवाद हो, इतना कुछ है इसके अंदर कि हम बात करते करते हमें लगेगा कि ओके ये भी बताना है, ये भी बताना है। तो हम आगे इसके बारे में और बातें करते ही रहेंगे, ताकि जो भी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन सब की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आता जाए, वो सब भी अपने बच्चे की लाइफ को और भी आगे बढ़ाते जाए। एंड ये सारे मदर्स जो है, फादर है, विल बी पेरेंट है, वो अपने बच्चे को एक सही तरीके से वुम्ब में भी ग्रो कर पाए और बाहर भी ग्रो कर पाए। तो दोस्तों, आज हमने गर्भ संस्कार के बारे में बहुत डीप वे में अलग अलग टॉपिक पे बात की। आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो ज़रूर से हमारे साथ जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी पर, और पीएमसी ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करें। थैंक यू। PMC हिंदी